5 स्टार सेफ्टी, 5 स्टार माइलेज, 5 स्टार रिलायबिलिटी, 5 स्टार रीसेल वैल्यू, ये सब बातें चल रही है नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में, क्योंकि स्विफ्ट नाम जो है वो कब का आउट हो चुका है। इनफैक्ट ये पहली बार है जब स्विफ्ट से काफ़ी अलग लग रही है डिज़ायर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में जो डिज़ायर है उसके एक कल पुर्जे की बात करने वाले हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सब कुछ। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है उसमें बदलाव किया है भाई मारुति ने। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, लॉक अनलॉक, और ये जो आप देख पा रहे हैं बूट को अनलॉक, मतलब अनलॉक क्या खुल ही जाता है पूरा का, वो करने के लिए पीछे अरीना है। तो ये ब्लू कलर का जो है आपके पास में चाबी है, नेक्सा होती तो यहाँ पे ब्लैक हो जाता। यही सिस्टम यहाँ पे है। उसके अलावा कोई बदलाव चाबी में नहीं है। वही पुई पुई आवाज़ जो है वो आती रहती है, कुछ भी नया उसमें नहीं किया गया है। चाबी और मेरा कभी नहीं बनेगा, इनकी चाबी तो मैं चेंज करवा के रहूँगा, साथ में महिंद्रा की भी चेंज करवा के रहूँगा। बदलते क्यों नहीं यार, चाबी सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी गाड़ी को अच्छा दिखाने के लिए। एनीवे, यहाँ पे हमारे पास में जो है काफ़ी सारी चीज़ें बदली, और जैसे मैंने बोला डिज़ायर से बहुत अलग हुई है इस बार ये गाड़ी, और वो चीज़ें प्रोमिनेंट लगती हैं। पिछली वाली जो स्विफ्ट है उसके मुकाबले ऑलमोस्ट डायमेंशनली सेम है, चाहे लंबाई ले लो चाहे चौड़ाई ले लो। हाइट में थोड़ा सा 10 mm का फ़र्क है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस वही 163 वगैरह की है, कुछ भी चेंज वहाँ पे नहीं है। लेकिन जो दिखने वगैरह के मामले में पिछली डिज़ायर से भी अलग है, नई स्विफ्ट से भी अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, DRL देख पा रही हो, ये LED लाइट 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है एलिमेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड अच्छी खासी ब्राइट है। अपनी नीचे की तरफ आप जो है LED फॉग लैम्प भी देख पा रहे हो। गाड़ी का AC चल रहा है, इसलिए बार बार आवाज़ आ रही है। अदरवाइज 3 सिलेंडर इंजन जो है वो आवाज़ तो कम करता है, बट वाइब्रेशन डेफिनेटली करता है स्टार्टअप वगैरह में खास तौर से, और गाड़ी में कुछ पॉइंट पे हल्के हल्के वाइब्रेशन जो है वो दिखते रहते हैं। तो दैट इज़ टिपिकल 3 सिलेंडर कैरेक्टर। जो 1.2 3 सिलेंडर जो स्विफ्ट में देखा था वही यहाँ पे आ गया है। पावर थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा टॉक कम है, लेकिन ऐसा ज़्यादा फील नहीं होता चलाते हुए। बात करेंगे उसकी चलाते हुए और ज़्यादा। 360 डिग्री कैमरा है, तो फ्रंट का कैमरा जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइड कैमरा जो है वो यहाँ पे माउंटेड है। एंड इट इज़ रियली फ़नी के आजकल हम सब 4 मीटर छोटी गाड़ियों में भी सब 360 डिग्री कैमरा जो है वैसे फीचर्स की डिमांड करने लगे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली इस साइज़ की गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं है 360 डिग्री कैमरा की, बट फीचर है, कंपनियां चूक नहीं पाती। इनफैक्ट मारुति जैसी कंपनी आमतौर पे फीचर लाने में सबसे लास्ट है। वो बोलते हैं हम बेच लेंगे, और एक लास्ट में लगने लग गया ना, हाँ भाई थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है सेल्स पे, तो जो है हम फीचर डालना शुरू करेंगे। बट इन्होंने भी जो है डालना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट 4 मीटर कार सेडान कार जिसमें सनरूफ भी दी गई है, तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स। ऑरा में नहीं आती है, टिगोर में नहीं आती है, अमेज में नहीं आती है। एनीवे, यहाँ पे हमारे पास में पीछे डिज़ायर लिखा हुआ है, और रियर जो है वो भी काफ़ी सुंदर लगने लगा। ओवरऑल गाड़ी लगती सुंदर है बाय द वे, स्पेशली अगर वाइट कलर में भी देखो, कई और कलर में भी देखो, दिस लुक्स नाइस। ये मारुति ने ढंग का काम जो है यहाँ पे किया है। पीछे है ही तो आप देख लो, रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है बूट के साथ में, तो आपकी चाबी जेब में है तो ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा था, वरना कई मारुति में पहले वो बटन दबाओ फिर ये खोलो, ऐसे वाला सिस्टम था। वो चीज़ें यानी की गई है। बूट स्पेस थोड़ा सा तो बड़ा है, स्पेयर टायर्स छोटी साइज़ का है, और मेटल है। बाकी सब चीज़ें ऐसी कुछ भी ऐसा खास नहीं है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि ये खुले पड़े हैं मामले, यहाँ पे इनको कवर वगैरह नहीं किया गया। तो कई चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ, ये देखो ये वाला फ्रेम कितना और लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये खुला हुआ है, यहाँ पे भी चीज़ें जो है खुली हुई, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती है। वो एक चीज़ है। पीछे जो रियर टेल लैंप वगैरह है उसमें भी कुछ चीज़ें हेलोजन में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपका जो लाइट है ये दोनों हेलोजन में है। इधर आपके पास में है ज़रूर LED ब्रेक लाइट्स वगैरह, बट हेलोजन जो है वो भी दिया गया है, कंप्लीट LED नहीं हुई है। एनीवे, ऊपर एंटीना अच्छा वो ये वाला शार्क फिन वाला दिया है इन्होंने। चलें अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदली है कंपनी ने, तो उनकी भी बात करना बनता है। ओके, तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, कई चीज़ें जो है वो अलग है, बट मारुति वाली फील आपको देगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पार्ट शेयरिंग जो है वो चीज़ें की गई। जैसे कि ये पार्ट जो है आपने कई गाड़ियों में कई सालों से देखते आ रहे होंगे। इसमें इल्यूमिनेशन में सिर्फ ऑटो इल्यूमिनेटेड है, जो लिखा हुआ है 1 टच अप डाउन जो है उसको मिलता है वो है। बाकी सब जो है पावर विंडो जरूर है, ना ही इल्यूमिनेटेड है ना ही 1 टच है। यहाँ पे आपके पास में मिरर सेट करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए इनफैक्ट आपको ठीक ठाक बड़े जो है यहाँ पे स्पेस दिए गए हैं। 1 लीटर की बॉटल ईजी रख पाओगे, और यहाँ पे भी बॉटल फंसा सकते हो आप चाहो तो। इधर स्पेस है, कुछ सामान रखना हो तो। ये रबर फैब्रिक है, ये फैब्रिक है। दैन अगेन एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक। थोड़ा ये टेक्सचर वगैरह जो है इनमें सुधार किया गया है। तो टेक्सचर के वगैरह के मामले में जो मारुति के टिपिकल प्लास्टिक ऐसे हल्के लगते थे वो यहाँ पे थोड़े कम लगने लगे हैं। स्टिल सेगमेंट में आई बिलीव दिस इज़ द कार जिसके ओवरऑल प्लास्टिक्स वगैरह को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो सबसे कम अच्छे लगते हैं। बाकी हर कंपनी ने थोड़े थोड़े प्लास्टिक में टेक्सचर सुधारे हैं। मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ऐसा फील की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टिल्ट सिस्टम आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, ऑब्वियसली टॉप एंड वेरिएंट में नहीं आ रहा, तो किसी वेरिएंट में नहीं आ रहा और ये लिटरली गिर जाता है यार तो वो जो है आप अपने हिसाब से सेट करके इसको टाइट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल जो है वॉल्यूम, ये मोड और साथ ही में ट्यूनिंग, यहाँ पे आपका म्यूट करना हो तो कॉल वगैरह से रिलेटेड, ये क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ भी चीज़ जो है वो स्टीयरिंग पे नहीं दी गई है। इधर आपके पास में वाइपर की कंट्रोल है, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आता है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आता है, तो वो कंट्रोल दिए गए। बाय द वे यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे आपका 360 डिग्री का शॉर्टकट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, ऑन ऑफ सिस्टम जो है ऑफ करना है, ऑन करना है, हेडलाइट लेवल करना है, फ्यूल लिड खोलनी है या आपको बोनेट ओपन करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा नीचे डेड पेडल मिलता है, वो जो देख पा रहे हो वो मैनुअल में भी मिलता है और ऑटोमेटिक में मिलता है। यहाँ पे स्पेस ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि आपके पास में खूब सारे डमी बटन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा और लग सकता है। बीच में ये जो एनालॉग और डिजिटल मिक्स दिया गया है MID का, आई लव इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके का दिखता है, जिस तरीके से डिस्प्ले करता है, आई हैव नो प्रॉब्लम। देती है कई कंपनीज बड़ा बड़ा, बट मुझे जो है इस तरीके का भी सही लग रहा है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ मारुति ने आज तक इनका साथ नहीं छोड़ा है। ये डंडे जो है दोनों साइड मिलते हैं यहाँ पे, और इस MID में वही चीज़ें मिलती रही जो हम जमाने से देखते आ रहे हैं। आई थिंक पहली बार बलेनो में हमने देखा था, ब्रेक कितना दबा रखा है, एक्सेलरेशन जो है वो कितना दबा रखा है, ये एक्सेलरेशन मैंने मारा, तो वो सब चीज़ें दिखती रहती है मैप में। खाली विंडो, फिर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, यहाँ पे आपके पास में ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें ही आती है। नॉट जस्ट दैट, ऑब्वियसली आपको इसी में जो है नीचे की तरफ जो अपना, भाई फोकस कैसे हटा, हाँ अब वापस आया फोकस, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो है कई और चीज़ें दिखती रहती है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह वगैरह, और आप जो है कौन से गियर में है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहीं पे आती है। उसके अलावा अगर आप दबा के रखो तो सेटिंग्स जो है वो भी यहीं पे जाती है। मेरे को उसके लिए दोनों हाथ जो है फ्री करने पड़ेंगे कई चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो एक हाथ से दिखा सकता हूँ वो देख लो आप। यहाँ पे TPMS, पार्किंग सेंसर मोड, डिस्टेंस यूनिट्स, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, लैंग्वेज, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर, डिस्प्ले आइटम में अगर आप आओ तो कार का कलर जो है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कौन सा कलर जो है गाड़ी का है। उस हिसाब से बोले मेरी गाड़ी का तो ये कलर है, तो मैंने ये कर लिया कार का कलर सेट। कैलेंडर यहाँ पे आपके पास में और इंटरसेक्शन गाइड, ऑटो स्टॉप वार्निंग, ये सब सेटिंग आपको ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑन ऑफ जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा कार का कलर जो मैं आपको बता रहा था, अब मैं करता हूँ ऑन। ये मैंने 360 डिग्री कैमरा लगाया, यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से आप चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वही दिखेगा जो है, या यहाँ पे भी ऑप्शन है। मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है ऑप्शन, बिकॉज होता तो मैं अब तक देख लेता। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब भी आप जैसे यहाँ पे दरवाज़ा खोला मैंने, एक सेकेंड रुको यार, पीछे आ, यहाँ पे जो है आपके कलर, कार का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ और जगह पे नहीं होता है। एनीवे, इधर आपके पास में बड़ी स्क्रीन, इसका नाम जो है वो बोलने में एक बार की टंग ट्विस्टर सा लग जाता है, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस या स्मार्ट प्रो प्ले प्लस, पता नहीं क्या नाम है, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस ही नाम इसका है। वो ये है, डिस्प्ले अच्छी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है किसी भी प्रकार की। हालांकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई वांटेड बेटर। फॉर एग्जांपल ये इतने मोटे बेजल क्या काम के हैं इस डिस्प्ले में, तो वो चीज़ जो है थोड़ी बेहतर हो सकती थी मेरे ख्याल से। उसके अलावा ओवरऑल यूजेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, हर चीज़ आप पकड़ सकते हो। क्या है यहाँ पे जो है फ़ोन कनेक्टेड है, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको लगानी है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। शॉर्टकट दिए गए हैं, बटन में नहीं है, तो दैट इज़ एन इशू, मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। आई वांट एटलीस्ट कि वॉल्यूम नॉब और होम बटन जो है वो तो कम से कम फिजिकल में हो, और हज़ार लाइट का बटन फॉर्चुनेटली दिया गया है, बट बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ही दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि AC के कंट्रोल जो है वो अलग से दिए गए हैं। बाय द वे कुछ शॉर्टकट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे है, अगर आप करोगे देखोगे तो वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। सेटिंग्स भी यहाँ पे दी गई है। इट्स नॉट दी बेस्ट UI प्रॉबली, बट ईजी है नेविगेट करने में, वो एक चीज़ इसके बारे में बढ़िया है। लेकिन मैंने इससे बेटर UI देखी है इसी सेगमेंट में। Hyundai की जो है वो बहुत बढ़िया है UI, उसमें कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट होंडा ने भी थोड़ा बहुत सुधार किया है अपने वाली में, नया मीज़ के साथ में, तो वो बातें यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो है वो ऑन है। अगर मैं हटा लूँगा तो देखो ये ची वाला जो सिंबल है ये ऐसा ऑरेंज हो गया, अगर मैं वापस लगाऊंगा तो वो ब्लू हो जाएगा। दैट मीन्स वायरलेस चार्जर जो है वो कनेक्टेड है, स्क्रीन में पता चलता है, ऐसे अलग से नहीं लगा हुआ है। उसके बारे में चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्प्ले होती है, विच इज़ नाइस। ऐसे बाद में जुगाड़ करके लगाई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये इससे पता चलता है। एनीवे, यहाँ पे सिंपल से बटन है ऑटो के दो, ये पार्ट जो है ये भी कई गाड़ियों के साथ में मारुति ने शेयर किया हुआ है। और ऑटो के ऊपर कोई लाइट नहीं आती है, ऑटो यहाँ पे दिखता है, तो वो एक चीज़ है दिमाग में रखने लायक। नीचे की तरफ USB स्लो है, ये यहाँ पे आपके पास में 12V सॉकेट दिया गया है। फास्ट चार्जिंग जो है वो भी इतनी फास्ट नहीं है, और सॉरी वायरलेस चार्जिंग जो है वो भी इतनी फास्ट नहीं है। एक्चुअली मैं देख ही लेता हूँ, वरना मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज़ फास्ट और स्लो, अल्ट्रा फास्ट तो नहीं है,
दिस इज़ फास्ट, कम से कम वायरलेस चार्जर के स्टैंडर्ड से जो है 15 वाला तो दिया ही गया है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में दो नॉर्मल बॉटल होल्डर दिए गए हैं। ये ऑटोमेटिक यानी AMT है तो इस तरीके का आता है, अदरवाइज़ आपके पास में मैनुअल वाला सिस्टम होगा। यहाँ पे आपको एक टाइप सी और एक जो है दिया गया है टाइप A, लेकिन कुछ भी जो है फास्ट चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं है। एनीवे ये आपके पास में थोड़ा सा स्पेस यहाँ अवेलेबल है, ठीक ठाक अवेलेबल है वहाँ पे स्पेस, बट यहाँ ना तो कोई आर्मरेस्ट दिया गया है, ना ही रियर में ढंग से स्पेस निकाला गया है। वेंट जरूर पीछे के लिए दे दिए गए हैं, तो उससे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ। एंड अगेन डिसअपॉइंटमेंट इज इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। दिस लुक्स वेरी ऑड, स्पेशली जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो तो 11 लाख रुपए से ज़्यादा की है भाई ऑन रोड, तो उसमें तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली होना चाहिए था। एक और चीज़ मारुति ने की है इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो सनरूफ के बटन है। आपकी सनरूफ जो है वो, अरे एक बार में कैसे खुलती है? हाँ ऐसे खुलती है। तो सनरूफ जो है वो और पीछे जाती है, इनफैक्ट यहाँ तक ही नहीं है, देखो कंप्लीट पीछे जाती है, वो तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। सच इशू ये है कि अब आपके पास में जो लाइट है वो इंडिविजुअली जलाने पर ही जलती है, तो वो एक इशू यहाँ पे मारुति के साथ में मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में है। मेरे ख्याल से लोअर वेरिएंट में, क्योंकि ये बटन नहीं आते होंगे, सनरूफ नहीं है, तो उसमें ऑप्शन होगा आपके पास में कि गाड़ी जो है जैसे दरवाज़ा खोलो आपकी लाइट्स इल्यूमिनेट हो जाए। बट इस गाड़ी में क्योंकि यहाँ पे लाइट इल्यूमिनेट नहीं होती दरवाज़ा खोलने पर, तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो हल्का का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको। जो एम्बियंट लाइट जो है फ्लोर में दी गई है वो हेलोजन वाली टिपिकल येलो लाइट वो ज़रूर जल जाती है। और रियर में जो है जो लाइट्स है उनमें ऑप्शन दिया गया है, अभी पीछे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। सीट्स वगैरह टिपिकल मारुति की जो सीट्स हमने देखी है वैसी ही है, फैब्रिक अलग कर दिया गया है, बट उसी तरीके का ओवरऑल कुशनिंग वगैरह है। कोई इशू मुझे इन सीट से नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है, ना तो इसमें मिरर है, ना ही कुछ आपके पास में लाइट, ऑब्वियसली मिरर नहीं, लाइट की क्यों होगी, और यहाँ पे छोड़ देता है ये अपने जितना ही स्पेस जितना कवर करता है। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये उसमें कोई मज़ा जो है मुझे नहीं आया है किसी भी तरीके का। एनीवे आगे मुझे लगता नहीं है कोई कुछ मैंने छोड़ा है। मारुति ने डिसेंट फीचर्स के साथ में गाड़ी लोड जरूर की है। मैं स्पेस जो है अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। मैं अगर इस तरीके से बैठूंगा तो पीछे कितना स्पेस होगा, बिकॉज डिज़ायर में स्पेस जो है वो हमेशा रहा है, एटलीस्ट उस लेवल का, तो जिस लेवल का जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया हमारी इस गाड़ी में, इतना स्पेस ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सनरूफ ऐड की गई है तो क्या हुआ है उसके स्पेस का, और व्हील बेस जो है वो नहीं बढ़ाया गया, तो डेफिनेटली आपके पास में लेग रूम तो नहीं बढ़ना चाहिए। पर भाई इस गाड़ी में क्या ही लेग रूम आता है। दिस इज सच अ ब्रिलियंट कार इन टर्म्स ऑफ स्पेस। पीछे बढ़िया स्पेस मिलता है यार, बहुत बढ़िया स्पेस जेन्युइनली निकाला है। यहाँ पे आपके पास में कोई मैगजीन होल्डर वगैरह इधर नहीं है, उधर जरूर दिया गया है। इधर एक छोटा सा फ़ोन आप जो है घुसा सकते हो। इधर आपके पास में AC वेंट है जिसको आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, और दो तरफ वेंट जो है वो हो जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ जरूर आप कर सकते हो डोर के हिसाब से उसको खोलना बंद करना, तो दिस इज़ अ नाइस थिंग, एटलीस्ट पीछे वाली लाइट जो जल जाती है। सेम उधर भी मिलता है आपको, क्योंकि सनरूफ है तो यहाँ तक तो जो है ये स्लाइड होता ही है मामला, जो कि एक्चुअली हाथ से करना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट मस्त, ऐसा थोड़ा सा फ्लिमजी टाइप लगता है, मूव हो सकता है थोड़े टाइम बाद में ढीला होके, बट अभी तो फिलहाल के लिए सही काम कर रहा है। यहाँ पे आपके पास में जो रूफ लाइनर दिया गया है, अगेन इसमें भी थोड़ा सा ना इट कैन बी ऑफ बेटर टेक्सचर, क्वालिटी तो सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, टेक्सचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसे वाले में थोड़ा सा गंदा जल्दी होता है, फिर आपको सफाई भी करनी पड़ती है, तो उसका ध्यान जो है कंपनी को कभी कभी रखना चाहिए। एनीवे तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि यहाँ स्कूप किया हुआ है, एंड उसकी वजह से ओवरऑल ठीक जो है रूम मेरे पास में है। 6 फुट का बंदा भी टच होते होते शायद बैठेगा, बट बैठ जाएगा, कोई इशू उसको भी नहीं होगा। बट यहाँ पे शोल्डर रूम वगैरह अच्छा खासा अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है स्पेस वगैरह के मामले में। 3 बड़े लोग बीच में नहीं बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, एक छोटा मतलब सॉरी लेट्स से 15 से 18 साल का बच्चा जो है बीच में बैठा है, और 2 बड़े वयस्क बैठे, तो काम चलता रहेगा। उनकी साइज़ जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बीच में आपको कप होल्डर मिलते हैं, 60-40 ऐसा कोई स्प्लिट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन 3 जो है 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं, और आपको जो है हेडरेस्ट जो है वो 2 ही लोगों के लिए मिलते हैं। ये 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो मदद करता है आपको 5 स्टार, देखो एक 5 स्टार की भी चर्चा कर ही लेते हैं, चल लगे हाथ बाहर जाके, वरना जो है आपको भी रहेगा कि भैया 5 स्टार का क्या मामला है। मैं तो मारुति जब 5 स्टार नहीं लाती थी तब भी बोलता था ग्लोबल एनकैप के 5 स्टार जो है उन पे उस तरीके से आप जो है कंक्लूजन मत बनाइए कि ये 5 स्टार दे दिया है तो ये हो गया है।
इसी डिज़ायर के साथ में पुरानी डिज़ायर भी टेस्ट की गई, उसको 2 स्टार नवाजे गए, इसको 5 स्टार दिए गया। ठीक है, सबसे पहले तो देयर आर फीचर्स जो कि अगर गाड़ी में डालो तो पुरानी डिज़ायर भी शायद 4 स्टार इजीली बन जाती। ऐसा स्ट्रक्चरल सेफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उसके ऊपर से ग्लोबल इनकैप कभी भी अगर मैन्युफैक्चर टेस्ट स्पॉन्सर ना करें, यानी मैन्युफैक्चर सामने से गाड़ी ना दे, टेस्ट करने के लिए पैसे ना दे, तो वो 5 स्टार देते ही नहीं है, भले ही गाड़ी 5 स्टार डिजर्विंग हो, बिकॉज वो एक टेस्ट होता है साइड वाला, वो करते ही नहीं है फिर। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ग्लोबल एनकैप के बारे में आगे पीछे है, बट मारुति ने फिर भी जो है बोला कि कई लोगों को जो खुजली है ना कि भैया हमारी गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, तो हम आपको बताते हैं 5 स्टार आते कैसे हैं। आप इस गाड़ी को अभी भी उठा के देख लो, इसके दरवाजे एग्जैक्टली लास्ट जनरेशन के जैसे लगते हैं, मतलब इट्स नॉट द सेम दरवाज़ा, बट ऐसा वही फील है। आप जो कहते हैं दबा के देखना है, तो ये बताओ, मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये दब रहे हैं, ये देखो ये दब रहे हैं, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी ऐसा बदला नहीं है। साइड में पैनल दबते थे, ये देखो ये दब रहे हैं, ये पैनल ऐसे कैसे दब रहे हैं, थोड़ा सा क्रीज डाल दिया है तो दबाना मुश्किल हो गया है, अदरवाइज वैसा था। तो इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है जिस तरीके से आप सेफ्टी को समझते हो कि दबा के देखो, ये मैंने टाटा का दबाया, ये देखो ऐसा, ये फोक्सवैगन का दबाया, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अंडर द स्किन जो कि प्ले रोल करती है। चैसी की हार्डनिंग कैसी है, उसका लोड जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्रैश के टाइम पे लोड पाथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें जिनमें हो सकता है कि मारुति ने तब दिमाग नहीं लगा होगा और अब मिनिमम लेवल पे लगा लिया कि भैया इतना ही रिक्वायरमेंट है ना ग्लोबल इनकैप के लिए, लो इतना बना दिया, आप बताओ क्या करोगे। तो वैसे वाला सिस्टम जो है यहाँ पे है। तो ये जो 5 स्टार रेटिंग है, इनको बहुत बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। ऐसा बस ये 5 स्टार हो गई तो इसमें जो है मैं कभी मरूंगा ही नहीं, वैसे वाले तरीके से जो है वो सोचना बंद करो। एनीवे, ये बातें हैं। फिलहाल मैं इसको ड्राइव कर लेता हूँ और ड्राइव करके जो है कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। बाय द वे, टॉप एंड वेरिएंट में भी जो है रियर में आपको डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलते हैं। एलॉय की डिज़ाइन जो है वो चेंज की गई है, मैं अदरवाइज इसके बारे में बात करना भूल जाता हूँ। 185 65 R15 ये यहाँ पे टायर की साइज़ है। इट्स नॉट वेरी वाइड टायर, फ्यूल एफिशिएंसी मदद करना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी भाई तोड़ है, चल के बताता हूँ अंदर। ओके जी, तो ड्राइव करते हैं और एक चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ, 163 mm की ही वैसे ऑफिशियल ग्राउंड क्लियरेंस है, बट मेरे ख्याल से ग्राउंड क्लियरेंस एक ऐसा मेट्रिक है जिसको इस देश में हमने बहुत ज़्यादा भाव दे दिए हैं। उतने ज़्यादा भाव नहीं देने होते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बेस्ट मेट्रिक नहीं है अपने को ये नापने का कि अगर मैं गाड़ी कहीं चलाऊंगा तो वो टच होगी या नहीं होगी। वो सब चीज़ें करने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट द बेस्ट मेट्रिक। गाड़ी की अप्रोच, डिपार्चर एंगल, जो ब्रेक ओवर एंगल है वो किस तरीके से बना हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर मेट्रिक जो है वो है गाड़ी के लिए। एनीवे, हाँ उसको छोड़ो। 2 चीज़ें जो कि मैं बताना भूल गया था। पहली चीज़ तो कि इस गाड़ी के स्पीकर्स बढ़िया हैं, कोई सबवूफर वगैरह नहीं आता है, उसके बावजूद ठीक स्पीकर हैं। अगर आप धमचिक धमचिक वाला साउंड सुनना चाहते हो तो ये कोशिश करती है अपने 1-2 सिस्टम से वैसा बजाने की, बट उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। उसके लिए आपको सबवूफर वगैरह कुछ अलग से डलवाना ही पड़ेगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें रह गई। उसके अलावा यहाँ शादी चल रही है, ये मैं बताना भूल गया कि आपको म्यूज़िक जो है पीछे सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत वही शादी का सुनाई दे रहा होगा तो यहाँ पे। एनीवे, अब हम जो है आते हैं आगे वाली चीज़ों पे जो कि ओवरऑल गाड़ी से रिलेटेड है कि राइड वगैरह कैसी है, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। देखो, गाड़ी जो है मारुति बहुत पहले से सस्पेंशन जो है वो बेहतरीन करने लग गया है। अच्छे सस्पेंशन होते हैं मारुति के, जेन्युइनली बढ़िया राइड क्वालिटी, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके की। ओवरऑल आजकल तो टायर्स वगैरह जो है वो भी अच्छे चूज़ करने लगे हैं, तो राइड वगैरह में जो है प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। आप 2-3 लोग बैठे हो तो ज़रूर पीछे से थोड़ी दब जाती है गाड़ी, वैसी फीलिंग आएगी, बट अदरवाइज ओवरऑल राइड जो है वो अच्छी है, कोई इशू नहीं है। कंफर्ट भी अच्छा है गाड़ी में, अंदर ड्राइवर सीट पर बैठो या कहीं पर भी बैठो, कोई बार बार मैसेज कर रहा है तो मैं इसको जो है कर देता हूँ साइलेंट। कंफर्ट जो है ओवरऑल वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। और जो हैंडलिंग है वो मतलब कोई खास हैंडलिंग नहीं है, बट आपको किसी भी तरीके की परेशानी उस हैंडलिंग से नहीं होगी, वैसी वाली हैंडलिंग है। ये क्या कर रहे हैं अंकल, ये तो गाड़ी तो बाइक के ऊपर बाइक लेके जा रहे हैं भाई, पर ये इधर मुड़े क्यों थे, इधर तो कहीं जाने की जगह भी नहीं है। ओ भाई फ़ोन चला रहा है, अरे यार ये कैसा नशा है यार। एनीवे, तो बात मैं ये कर रहा था कि ओवरऑल हैंडलिंग में भी कोई मज़ा नहीं है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा हल्की वाली फीलिंग नहीं है, और ना ही इसमें जो है फीडबैक अच्छा है। तो बस आप चलाओगे और कोई कंप्लेन नहीं करोगे और ना ही आपको मजा आएगा, वैसी वाली फीलिंग है। तो देखो ओवरऑल ये गड्ढा है, इस गड्ढे, ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, फिर भी जो है इसमें डालो सब स्मूथली निकलती है, आवाज़ सस्पेंशन की भड़बड़ाहट जो है वो नहीं आती गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं ओवरऑल इंजन वगैरह कैसे हैं। देखो हाँ, एक और जो चीज़ मैं बोल रहा था वो सेफ्टी से रिलेटेड थी। कई चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड दे दी गई, 6 एयरबैग वगैरह, कई ऐसे सेफ्टी फीचर जो स्टैंडर्ड डाल दिए गए हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी अपग्रेड मारुति ने यहाँ पे किया है रादर देन 5 स्टार, जिसको ऑब्वियसली लोग ज़्यादा भाव देते हैं, बट मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर सेफ्टी अपग्रेड है। ESC अपने ESP हिल होल्ड वगैरह, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। एनीवे, बात ये चल रही थी मेरी कि कोई ज़माना था पता है आपको, जब ये लोग ABS स्टैंडर्ड नहीं देते थे भाई, अलग से लिखते थे। अब तो जो है डिफॉगर भी
रियर वाले में मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा था। हाँ, तो अब इंजन की बात करते हैं। हमने सब कुछ चीज़ें बात कर ली। मैं AMD चला रहा हूँ, मैंने VXI मैनुअल में भी चला लिया है, ऑलमोस्ट सेम ही फील होगा, चाहे VXI चलाओ ZXI चलाओ मैनुअल में। तो उनकी दोनों चीज़ों की बात कर लें। ये पर्टिकुलर इंजन जो है, इसमें 2 चीज़ें हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइड में लगा के करूँगा गाड़ी को बंद, क्योंकि पीछे से कोई नहीं आ रहा है, तो मैंने जो है कर दी गाड़ी बंद। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. सॉरी, न्यूट्रल नहीं थी। ये स्टार्ट होने के जस्ट थोड़ी देर बाद में वाइब्रेशन आती है। पिछली वाली गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में साइलेंट हो जाती थी, मतलब पिछले वाला इंजन जो है साइलेंट हो जाता था, बट इसमें हल्का सा वाइब्रेशन आता है। और सेम वाइब्रेशन जब आप गाड़ी पिक करते हो तब वो हल्का सा आता है। एंड दैट इज द मोमेंट जब आपको रियलाइज होगा भैया ये 3 सिलेंडर है। और वो आपको जो है वो रियलाइज होता ही रहेगा अगर आप 4 सिलेंडर कोई चला के आओ, या आपने प्रीवियस डिजायर या प्रीवियस कोई मारुति की वो कार चलाई जिसमें 4 सिलेंडर इंजन आया, या Hyundai की कोई चलाई जिनकी रिफाइंड थे। बट आप आए हो जैसे कोई टाटा का 3 सिलेंडर या फोर्ड का 3 सिलेंडर या VW का 3 सिलेंडर, वैसा कुछ चला के, उनसे तो डेफिनेटली ये रिफाइंड है, उसमें कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। हाउएवर ये 3 सिलेंडर माइलेज जो है वो बढ़ाता है, बट पावर जो है कम करता है। 8 bhp के आसपास पावर कम हुई है, कुछ 1.some Nm का टॉर्क कम हुआ है। CNG एकमात्र वेरिएंट है जिसमें टॉर्क थोड़ा सा बढ़ा है, हालांकि पावर उसमें भी कम हुई है। बट ओवरऑल जो पावर वगैरह, जिस तरीके का टॉर्क वगैरह दिया गया है, मेरा मतलब मैंने जितनी भी चलाई, मैंने एक्चुअली काफ़ी चला ली है, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर समथिंग इस गाड़ी को चला लिया है। और मेरा ये मानना है, अभी फ्यूल डलवाएंगे बेटा, थोड़ी देर रुको। तो मेरा ये मानना है कि ये गाड़ी इंजन 1500 से 2000 RPM में मोस्टली उस टाइम रहता है जब आपको कहीं मतलब ओवरटेक कर रहे हो या गियर शिफ्ट होके नीचे आ रहे हो। कहीं पे भी ऐसा अंडर पावर नहीं लगता है जब तक आप नॉर्मल सिनेरियोज में चला रहे हो। आप ओवरटेक करने जाओ या आप थोड़ा सा फास्ट स्पिरिट वाले ड्राइवर हो कि मेरे को तो अच्छा ये गाड़ी स्लो हुई, अब तुरंत वापस भगाना है, तो वहाँ पे जो ये AMT इस इंजन के साथ में थोड़ा सा ऐसा अजीब सा फील करवाता है। थोड़ा स्लो तो डेफिनेटली AMTs होती हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है। तो अंडर पावर नहीं लगेगी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आप ओवरटेक करने जाओगे हायर RPM बैंड के आसपास, फिर आपको लगेगा यार ये इंजन में जो है वो पावर नहीं है, वैसी वाली फीलिंग आएगी। बट फॉर्चुनेटली वजन जो है ज़्यादा नहीं बढ़ा है। कई लोग वजन को डायरेक्टली अगेन एसोसिएट करते थे 5 स्टार रेटिंग की वजह से, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 20 किलो समथिंग जो ओवरऑल आफ्टर एडिंग ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग उतना बड़ा है। और टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, नहीं टॉप एंड वेरिएंट में कम है, लोअर वेरिएंट में 40 बढ़ा है, टॉप एंड में कुछ 25 किलो के आसपास ही फर्क जो है उसमें आया है, 20 या 25 किलो के आसपास में। तो वजन वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो उस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 3 सिलेंडर होने के साथ साथ बढ़िया हो गई है। एक्चुअली फैंटास्टिक फ्यूल एफिशिएंसी है, मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी की। ये हाईवे पे 80 पे अगर आप क्रूज करो तो इट गोज ऑलमोस्ट 23 kmpl, जो कि जबरदस्त है। 2 लोगों के साथ में, AC के साथ में मैं बात कर रहा हूँ। एंड ये फ्यूल एफिशिएंसी तब है जब मैं गाड़ी को ऐसे इसके मान नहीं रहा बात, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा 4-5% का एरर भी है। अपना जैसे 100 चल रही होती है, दिखाई जब 100 होती है तो एक्चुअल में गाड़ी चल रही होती है 93-94, तो वो वाला एरर भी कैलकुलेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और चीज़ों की बात भी कर रहा हूँ। बट अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी यार, बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देती है गाड़ी, नो डाउट। अगर आप सिटीज़ वगैरह में चला रहे हो मोस्टली, तब भी ये गाड़ी जो है वो आपको ओवरऑल 16 का फ्यूल एफिशिएंसी जो है अराउंड देगी, लाइट फुट रहोगे तो। बहुत हार्ड ऐसा आप पेलम पाली मचाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ही गंदा ट्रैफिक है, जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर क्रॉस करते हो, तो फिर तो फ्यूल एफिशिएंसी की बातें जो है वो आप ना करो तो बेहतर है। वैसी सिचुएशन में आपको जो है EV लेनी चाहिए और उसके अंदर एक पंखा लगा लेना चाहिए अलग से बैटरी वाला, और वैसे आपको चलना चाहिए, तब थोड़ा ज़्यादा आपको जो है एफिशिएंसी चीज़ों की मिल पाएगी। एनीवे, एक और चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में थोड़ी कम पसंद है, ये एम्बर लाइटिंग क्यों है यार। इस एम्बर लाइटिंग को अब मारुति प्लीज़ आप चेंज करके वाइट लाइट में कर दो। इट्स बीन मतलब अभी हो गया ना, मतलब 10 लाख 11 लाख की गाड़ी है, अभी ज़माने से आप ये लाइटिंग चला रहे हो। मे बी इट लुक्स गुड टू एन एक्सटेंड, ऐसा बहुत बुरी नहीं लगती, बट ये आपको पुरानी चीज़ों की याद दिलाती है, वो एक बात है। हाँ, ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया है, कोई इशू ब्रेकिंग में भी नहीं है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी ठीक है, AC का कूलिंग जो है वो भी अच्छी है, कोई इशू उसमें भी नहीं है किसी भी तरीके का। और तो मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है यार, कुछ होता है क्या और बोलने को। CNG मैंने चलाया नहीं, स्विफ्ट CNG मैंने चलाया, सही चलता है भाई वो, और बढ़िया माइलेज देता हूँ। तवा के माइलेज देती हैं इनकी गाड़ियाँ यार। तो जी कंक्लूजन ये है कि 10,60,000 के एक शोरूम प्राइस पे इस गाड़ी में मैं 20 कमियां गिना सकता हूं आपको, जो कि मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी बट नहीं है। बट ऐसी 20 बातें हैं भी जो कि इस गाड़ी में परफेक्टली बैठती है, और ये बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो बनता है। मेरे ख्याल से उन सब लोगों को ये गाड़ी जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए जो कि
आराम से चलाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं, जिनको अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन रिलायबिलिटी चाहिए, उन लोगों में से हो अगर आप, जो गाड़ी को कभी कभी चलाते हो, बाकी मोस्टली खड़ी रहती है, लेकिन जब चलती है तब आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्विस सेंटर पहुंच जाए, वो सारे पीस ऑफ माइंड के साथ में अगर कोई कार आप लेना चाह रहे हो तो वो प्रॉब्ली डिज़ायर हो सकती है। अगर आप वो लोग हैं जो कि ऐसा बूट खोलोगे और देखोगे कि इसके नीचे देखो यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं, इधर ये है, या मेरा रूफ लाइनर जो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, मैं जो Hyundai में बैठा था तो उसकी प्लास्टिक अच्छी लग रही थी, मैं जब उस गाड़ी में बैठा था तो उसकी पावर अच्छी लग रही थी, मैं जब इस गाड़ी में बैठा तो उसका लोहा अच्छा लग रहा था, तो बहुत सारी कमियां जो है वो निकल भी सकती है। फिलहाल आपके हाथ में है आपका डिसीजन, क्योंकि आपकी नीड जो है वो आपको पता है, मुझे पता नहीं है, मैंने उस हिसाब से हर चीज़ जो है वो टच जरूर कर ली है, कुछ बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती है वो आप कर सकते हो। साथ ही में अगली वीडियो तक के लिए इंडिकेटर्स का उपयोग करिए, लेन चेंज करते वक्त हाई बीम पे मत चलिए जब कोई गाड़ी आपको सड़क पे दिखे। धन्यवाद।